इंडिया के इंडिपेंडेंस के साथ साथ जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ तो टेरिटरीज़ के साथ साथ सिटीजन्स भी माइग्रेट हुए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पार्ट जो कि इंडियन टेरिटरी को डिफाइन करता है इन द पार्ट 1, जिसे शेड्यूल 1 के साथ रीड आउट किया जाता है, क्योंकि शेड्यूल में इंडिया की स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। तो जब टेरिटरी डिफाइन हो गई है तो इसके बाद इंडिया पाकिस्तान के सेपरेशन के कारण जो लोगों का माइग्रेशन हुआ उसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट जो कि सिटीज़नशिप बताता है कि कौन इंडियन सिटीजन्स होंगे। अब सिटीजन्स के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड पार्ट में प्रोवाइड है। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट आर्टिकल 40। तो इस सेशन में हम आर्टिकल 14 को कवर करेंगे। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों की बात करता है। तो सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक इंग्लिश ओरिजिन है जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि सभी इंडिविजुअल्स पर सेम लॉज को अप्लाई किया जाएगा, किसी पर भी किसी भी तरीके का स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। अब चाहे वो पर्सन पीएम हो, प्रेसिडेंट हो या फिर कोई आम नागरिक। और वही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करता है कि सभी इंडिविजुअल्स पर इक्वल लॉज को इक्वल सर्कमस्टांसेस में ही अप्लाई किया जाना चाहिए। मतलब सबको सेम ट्रीट किया जाना चाहिए बट इन दी सेम सिचुएशन, सेम सर्कमस्टांसेस। तो दोनों को मिला के आर्टिकल 14 में एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउड किया गया है। तो यहाँ इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब है कि सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा इन दी इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि सब पर यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो इररिस्पेक्टिव ऑफ सेम सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। जैसे कि एक माइनर एक्यूज्ड और मेजर एक्यूज्ड दोनों के लिए सेम प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता या दोनों के लिए सेम ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के अंडरस्टैंडिंग में, दोनों के नॉलेज में डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो आर्टिकल 14 के रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए दो कंडीशंस को वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली 1952 के केस में प्रेस्क्राइब किया गया। सबसे पहला इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड सेकेंड रैशनल रिलेशन। तो सबसे पहला इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो एक इंटेलिजेंट या फिर स्मार्ट डिफरेंसेस पर बेस्ड हो, जैसे कि माइनर एक्यूज्ड एंड मेजर एक्यूज्ड। इनको अगर क्लासिफाई किया जा रहा है तो किस रीज़न के बेस पे क्लासिफाई किया जा रहा है। एंड सेकेंड वन रैशनल रिलेशन कि क्लासिफिकेशन जिस रीज़न से किया गया है और जिस पर्पस को अचीव करने के लिए किया गया है, इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के लिए वुमेंस के लिए या चिल्ड्रंस के लिए जब रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया जाता है तो उस रिजर्वेशन का डायरेक्ट कनेक्शन इनइक्वलिटी को ख़त्म करने के पर्पस से डायरेक्ट रिलेट होना चाहिए। पर इन दोनों कंडीशंस को ओल्ड थ्योरी मानते हुए क्रिटिसाइज किया जाता है इन दी ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु 1974 का ये मैटर है, जिसमें इक्वलिटी के न्यू कॉन्सेप्ट को लेट डाउन किया गया कि आर्टिकल 14 सिर्फ रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करता है बल्कि नेचुरल जस्टिस को भी प्रोवाइड करता है। कि आर्टिकल 14 का मेन मोटिव स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शंस पर स्ट्राइक करना है। तो स्टेट के पास एक रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आई होप कि आपको आर्टिकल 14 एंड ये दोनों केसेस क्लियर हो गए होंगे, जिसमें से सबसे पहले कंडीशंस को प्रेस्क्राइब किया गया एंड सेकेंड केस जिसमें न्यू कॉन्सेप्ट को लेट डाउन किया गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।